नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक बात देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हम लोग कब कर रहे थे कि जब भी अगर दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग ना हो रही है, ठीक है, मैंने बताया था कि जैसे अगर हम लोग मूव करते हैं, जैसे ग्राउंड पे अगर चलते हैं तो उस समय भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि वहां पे हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग नहीं होती है। वहां पे हमारा जो पैर का और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है ग्राउंड के साथ, वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस में रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं। ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब भी अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग आएगी। ध्यान रखना, जब भी अगर एक दूसरे सरफेस के बीच में स्लिपिंग अगर हो रही है तभी ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और यहां से देखिए, जैसे मान लो अगर सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर ये सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में किसी भी स्पीड से मूव कर रहा हो, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, या जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ये इन दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रही है। हाँ है ना, इन दो सरफेस के बीच में अगर स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, वो रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। और रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करेगा यानी इसके ऊपर एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। हाँ है ना, ये जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक बात देखो, ये फ्रिक्शन कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो आएगा एफ के इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, तो म्यू के इंटू एन के। यहाँ एक चीज देखना, जरा नोटिस करना कि ये वहां पे जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की थी मैंने, सर सरफेस मूव क्यों नहीं करता बेटा। अब एक बात देखो, अगर जैसे मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, अब इसके मतलब ये थोड़ी कि ग्राउंड भी मूव कर जाएगा, हर एक केस में मूव नहीं करे ये भी जरूरी नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कार्ट के ऊपर अगर ये कार्ट सपोज इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसके ऊपर जैसे कोई एक बॉक्स रखा हुआ है ये भी स्लिप कर रहा हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सरफेस हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा। ये तो ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ग्राउंड भी थोड़ी मूव कर जाएगा। बात ये हो रही है कि जब भी अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो, ध्यान रखना, जब भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो तभी काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये ऐसा नहीं कि बस मूव करने से नहीं होगा, रिलेटिव स्लिपिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आप इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो ये जो सरफेस है जो इस अपर ब्लॉक का, ये आगे की तरफ आपको मूव करता हुआ दिखेगा। अगर आप इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो ग्राउंड आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक बार देखो, मैं बोल रहा था कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने बात किया था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में उस केस में लिखा था लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन के। लेकिन यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटी टाइप की कोई चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो ये म्यू के इंटू एन के बराबर ही लगेगा। इस जैसे इसके अंदर एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है मैग्नीट्यूड का भी, वो चीज इसके अंदर नहीं होता। ये इसकी जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन, वही फोर्स हमेशा लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से जाओ तो कुछ और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और अगर मान लो सपोज यही अगर 20 मीटर पर सेकेंड से जाए तो कुछ और फ्रिक्शन। दोनों केस में जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या होगा, सेम। अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर लगेगा, म्यू के इंटू एन के बराबर। चाहे अगर मान लो सपोज ये एक्सिलरेटेड ही क्यों ना हो, सपोज अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट भी होगा, उस केस में भी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू के इंटू एन के बराबर। यानी एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, पहले एक पॉइंट लिख लो इसके बारे में कि वेन एवर देयर इज, लिखो एक बार एक पॉइंट, वेन एवर there is a relative slipping between, whenever there is a relative slipping between two surfaces, whenever there is a relative slipping between two surfaces, then kinetic friction will act, then kinetic friction will act। एक और पॉइंट लिख लो, ये लिख लेना म्यू एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन के बराबर। जो म्यू के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक और पॉइंट लिखो, the value of kinetic friction, the value of
काइनेटिक फ्रिक्शन doesn't depend upon the value of kinetic friction doesn't depend upon the velocity or acceleration of the object, velocity और acceleration of the object। अगर relative slipping हो रही है तो चाहे वो जितनी भी velocity से मूव करे, जितना भी acceleration से मूव करे, हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर, म्यू के इंटू एन के बराबर। अब एक बात देखो, अगर मान लो हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू देखते हैं, कैपिटल एफ, हम लोग एक ये चीज देख रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू एस है और म्यू के है। म्यू एस हमारा कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, और दूसरा कौन सा, म्यू के, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लो मैं इसके ऊपर एक कैपिटल एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। इस केस में अगर मैं कैपिटल एफ ले लेता हूँ, जो एफ हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग अगर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे पहले, जब ये कब मूव करना शुरू करेगा, सपोज मैं फोर्स 0 से इंक्रीज करना शुरू कर रहा हूँ, जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मैंने लिया था एग्जांपल एक केस में, जब स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, कि सपोज यहाँ पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, अगर ये 5 न्यूटन अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो कितना फ्रिक्शन फोर्स, 5, फिर अगर 10 किया तो ये भी कितना, 10। एक समय आता है जिसके बाद क्या होगा, वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो पहले जो आएगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और कैपिटल एफ जो होगा, वो दोनों एग्जैक्टली सेम होगा, हाँ है ना। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, जितनी वैल्यू ये इसकी उतनी ही वैल्यू इसकी। तो ध्यान रखना ये एंगल किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के। किसके बराबर, 45 डिग्री के। कब तक बढ़ेगा, जब एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू कैपिटल एन ना हो जाए। ये एफ एस कौन सा होगा, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और उसके बाद जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गए हम लोग, उसके जस्ट बाद क्या होगा, ये ब्लॉक जो होगा वो मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही मूव करना शुरू किया तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और हमें पता है कि म्यू एस जो होता है वो ग्रेटर देन किससे होता है, म्यू के से। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये वैल्यू डिक्रीज होकर के कुछ यहाँ तक आएगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसके बाद आप जितने भी एक्सेलरेशन दे दो या जितनी भी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर ये चीज सभी को, हाँ है ना। नहीं नहीं सेम ही है बेटा, स्लाइडिंग वगैरह वो जो स्लिपिंग वही स्लाइडिंग है। चलो यार अब आगे बढ़ते हम लोग, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ध्यान से देखना इसको, क्योंकि क्वेश्चन में जो आता है वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ही है जो गलती कराएगा आपसे, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले इसको सोचने का तरीका क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन अगर कैलकुलेट करने आ गए, जैसे नॉर्मली अगर सिंगल ब्लॉक हो, अगर उसके भी स्लिपिंग हो रही हो, उन सब केसेज में तो आसानी से पता चल जाता है कि हाँ यार ये ब्लॉक नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, या सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट या लेफ्ट जा रहा है, तो हमें डायरेक्शन तो पता चल जाता है। लेकिन जब अगर 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक प्रॉब्लम जब आता है ना, उस समय हमें फ्रिक्शन के डायरेक्शन से रिलेटेड कंफ्यूजन होती है। तो उस समय हमें सोचना ये चीज है कि फ्रिक्शन चाहता क्या है आखिर, कि 2 ब्लॉक जो रहे, सॉरी 2 सरफेस जो रहे वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। जो 2 सरफेस रहे वो हमेशा एक दूसरे के क्या रहे, साथ रहे। यही उसकी टेंडेंसी होती है, यही ये चीज चाहता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना रहेगा, जब भी अगर मान लो हमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो इसी के अकॉर्डिंग सोचना है कि अगर ये फ्रिक्शन ये सोच रहा है कि 2 सरफेस साथ रहे तो उसके लिए किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है। अब एक बात देखो, जैसे मान लो मैंने बता, यहाँ नेचर भी बताना अपने को, और दूसरा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी बताना। जैसे एक यहाँ पे अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। जरा ध्यान से देख रहे हैं, इसमें सोचेंगे कैसे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ। ये जो ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस केस में देखो सोचेंगे कैसे। मान लो अब सबसे पहले क्या करना अपने को, कि जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है वो ब्लॉक, आप पहले उस सरफेस के ऊपर बैठ करके देखना अपने को। जैसे मान लो मुझे इसके ऊपर फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर बैठ जाओ,
इसके ऊपर बैठ करके और ये देखना है कि इसका मोशन कैसा है, ठीक है, किस डायरेक्शन, अगर मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या अगर नहीं मूव कर रहा है तो इसके ऊपर कुछ फोर्स वगैरह लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अब एक बात सोचो, अगर मैं इसके ऊपर बैठ करके देखूं तो ये सरफेस किधर की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा, आगे राइट या लेफ्ट, ये बताओ फटाफट। ये सरफेस के ऊपर बैठ करके देखिए किधर की तरफ, राइट की तरफ मूव करता हुआ दिखे। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये दोनों सरफेस हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, और अगर ये आगे की तरफ स्लिप हो रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस चीज को अपोज करेगा, हाँ है ना। अगर फ्रिक्शन यही चाहता है कि यार ये दोनों सरफेस हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, तो हम इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं तो ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ, यानी ये स्लिप हो रहा है, ये साथ छोड़ रहा है, तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये दोनों साथ रहे, तो ये इस चीज को अपोज करेगा। क्लियर ये चीज, यानी फ्रिक्शन किधर की तरफ, पीछे के डायरेक्शन। अब अगर इसके ऊपर देखना है तो वैसे तो एक तरीका यही है, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते सीधा सीधा बोल सकते हैं इसके ऊपर आगे की तरफ। अगर मान लो वैसे एक तरीके सोचो तो इसके ऊपर बैठ के देखे तो ये सरफेस आपको किधर जाता हुआ दिखेगा, इसके ऊपर बैठ के देखिए ये सरफेस किधर जाता हुआ दिखेगा, पीछे की तरफ, हाँ है ना। अरे यार एक बात बताओ, जैसे मान लो नॉर्मली हम लोग बाइक या कार वगैरह से जाते तो हमें लगता है ना ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फिर से इस चीज को अपोज करेगा, यानी फ्रिक्शन इसके ऊपर किधर के डायरेक्शन में, आगे की तरफ से। क्लियर ये चीज, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, चूंकि एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते। कारण अपने को हर समय ऐसे नहीं सोचना है, हमें क्या करना है कि जिस भी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है वो ब्लॉक, पहले आप उसके ऊपर बैठ जाओ, उसकी वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर देना इस वाले ब्लॉक पे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो नॉर्मल, जैसे मान लो सपोज अगर एक तरीके से ये दिया हुआ रहे, अच्छा एक बात बताओ, ये स्टैटिक या काइनेटिक कौन सा होगा, स्लिपिंग हो रही है, कौन सा, फ्रिक्शन, काइनेटिक, बिल्कुल। अब एक बात देखो, जैसे मान लो ये एक तरह के कुछ इस तरीके से आ जाए कि एम मास का ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें पता है इसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की नीचे की तरफ। क्लियर। तो ऐसे बेस एक एक ब्लॉक वाला प्रॉब्लम में तो सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं होती कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, किस तरीके किस डायरेक्शन में लग रहा है। दिक्कत वहां आती है जब दो ब्लॉक प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। अब एक यहाँ से ध्यान से देखना, तरीका तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन क्या चाहता है, सोचेंगे कैसे वो देखते हैं हम लोग, सोचना कैसे है वो चीज देखो यार। ये मान लो इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये मैं थोड़ा दूर दूर इसीलिए बना रहा हूं ताकि हम लोग जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो वो सही से बना सके, ठीक है। मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, हमें करना क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए, तो जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, पहले तो आप नीचे वाले पे निकालते, जिस सरफेस पे रखा हुआ है आप उसकी वेलोसिटी, इसके सॉरी पहले सरफेस के ऊपर बैठ जाओ, इस सरफेस के बीच निकालना है, ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ, बैठ जाओ, जो सरफेस की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है उसको उल्टा करके इसमें ऐड कर देना। ध्यान से सुनना इस चीज को, जो जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है आप उसके ऊपर बैठ के इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन या एक्सेलरेशन जो भी दिया है इसमें इन्वर्स करके ऐड कर दो। तो भाई ये तो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे। अब आपको ये देखना है कि ये किस तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है, हमें जिस तरफ मूव होता हुआ दिखेगा उसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे ये तो रेस्ट पे है, इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं आगे की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन इस पे किधर की तरफ, पीछे। ये मान लो F1, इसके ऊपर किधर की तरफ, आगे। चलो आओ इसके ऊपर बैठते, जब आप इसके ऊपर बैठोगे तो आपको इसकी वेलोसिटी इन्वर्स करके ऐड कर देनी है। जब आप इन्वर्स करके ऐड करोगे तो इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको ये लगेगा कि ये ब्लॉक आगे की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, हाँ है ना। चलो एक बार देख लो फिर से, मैं बोल रहा हूं कि जिस सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है आपको उसके ऊपर पहले बैठ जाना है, उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी दिया हो इन्वर्स करके ऐड कर देना। जैसे मान लो ये 4 मीटर, इसके ऊपर बैठ गए हम लोग, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसको उल्टा करके ऐड कर दिया। अब हमें क्या दिखेगा कि ये जो ब्लॉक है वो किधर की तरफ, इधर जा रहा है, कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड से, यानी फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, F2 इधर की तरफ और इसके ऊपर F2 इधर की तरफ। क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना। कुछ नहीं करना, जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उस सरफेस के ऊपर बैठ जाओ, उसकी वेलोसिटी, सरफेस की जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करो, देख लो किस डायरेक्शन में स्लिप होता हुआ दिख रहा है। चलो फटाफट अब बताते जाना इसमें
किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और किस किस नेचर का होगा, दोनों लिखना है, राइट लेफ्ट और काइनेटिक और स्टैटिक, ये चीज बताना अपने को। मान लो ये एक सरफेस है, ये इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये जो सरफेस है ये इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। फटाफट बोलो, दोनों ब्लॉक के बीच का निकालना है। नीचे वाला तो पता है अपने को, इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा F1, इसके ऊपर इधर की तरफ। ऊपर वाले पे बताओ, राइट लेफ्ट स्टैटिक या काइनेटिक, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, फटाफट देखो। राइट लेफ्ट स्टैटिक काइनेटिक कौन सा लगेगा, कौन सा? ऊपर वाले ब्लॉक पे बताना है, ऐसा ऊपर वाले ब्लॉक पे बताना है कौन सा। यहां से चलो इसके ऊपर बैठ करके देखते हैं, यहां से इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ ऐड करो 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हमें किधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, इधर 10 से। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ। क्लियर? हाँ है ना, ये बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये चीज क्लियर हो गया सभी को। चलो मान लो देखते हैं नेक्स्ट, ये मान लो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ऊपर वाले ब्लॉक पे कौन से डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और किस नेचर का फ्रिक्शन लगेगा, नहीं लगेगा, या कौन से डायरेक्शन में? एक बार देखो, हमें क्या, देख लो एक बार बेटा, किसने बोला था रिपीट कर, देख लो एक बार कि हमें जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ना, पहले उस सरफेस के ऊपर आप बैठ जाओ। जैसे इसके ऊपर रखा हुआ है, हम इसके ऊपर बैठ गए, इसकी वेलोसिटी इनवर्स करके ऐड कर दो, हमें ये इधर 10 से जाता हुआ लगेगा फ्रिक्शन आगे की तरफ। चलो यार एक बार देखो यार सभी को, कौन से डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन? लगेगा ही नहीं। एक बार देखो यार, ये जैसे यहां से इधर की तरफ ये जा रहा है, अरे हाँ है ना, ये इधर, इस पे तो इधर जा रहा है आगे, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे इस वाले के ऊपर आगे की तरफ, हाँ है ना। अब एक बात सोचो कि मान लो इसके ऊपर अगर ये कब मूव कर रहा है, ये जैसे मान लो अपने पास ये फोर्स, अगर एक बात देखो, ये अगर इस केस में देखें दोनों 10 से जा रहा है तब तो ठीक है, स्लिपिंग हो ही नहीं रही, स्लीपिंग हो ही नहीं रही तब तो कोई दिक्कत है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा हो तब बताओ, अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जैसे एक केस हम लोग देखते हैं, मतलब ये जो ब्लॉक, इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं एफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं, किसी समय इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसके ऊपर फ्रिक्शन कौन सा? बिल्कुल। अब एक बात देखो, जैसे मान लो मैं इसके ऊपर एक फोर्स एफ एग्जर्ट कर रहा हूं, एफ फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर अगर केवल फोर्स एग्जर्ट करेंगे, इसको कोई मूव कराने वाला तो है नहीं, जब इसको कोई मूव कराने वाला नहीं है तो इसके ऊपर कोई एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि इसको इसके साथ मूव कराएगा, हाँ है ना। अगर मैं फोर्स इसके ऊपर लगा रहा हूं तो इस सरफेस को मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्रिक्शन। इस सरफेस को फ्रिक्शन, ये जब आगे की तरफ मूव करेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि ये दोनों को साथ रखने के लिए इस पे फ्रिक्शन आगे, इस वाले फ्रिक्शन पीछे की तरफ। क्लियर हो गया सभी को? चलो यहां से देखो, मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन किधर की तरफ? ऊपर वाले पे फ्रिक्शन किधर की तरफ? और नेचर कैसा होगा? बिल्कुल। अब यहां से देखो, अगर हमें मान लो इसके ऊपर निकालना है, इसके ऊपर निकालना है, इसके ऊपर बैठ गया, इसकी एक्सीलरेशन उल्टा करके ऐड कर दो, किधर जा रहा है ये? 4 से इधर की तरफ जा रहा है, यानी ये हमें रिजल्टेंट क्या दिखेगा, इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, यानी फ्रिक्शन इस पे आगे और इस पे पीछे की तरफ स्लिपिंग होता हुआ दिख रहा है, यानी कौन सा नेचर? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक। चलो एक आखिरी देखो, यहाँ पे मान लो ये 2 से जा रहा है और ये भी 2 से जा रहा है,
ये बताओ, ये दोनों दो से जा रहे हैं, कौन सा फोर्स, किस ऊपर वाले पे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अगर एक बात देखो, मैं फोर्स, अगर एक बात करता हूं, अगर मैं फोर्स इस पे एग्जर्ट कर रहा हूं, ऐसे देख लो, अगर मैं फोर्स इस पे इधर की तरफ इस वाले पे लगा रहा हूं, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अभी दोनों जा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऊपर वाले पे बताओ किस डायरेक्शन लगेगा, ऊपर वाले पे। चलो अब एक बात देखो, बिल्कुल यहां से देखिए तो यहां से अगर देखो, ये 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, इसके ऊपर बैठ जाओ, यहां से देखो, अगर मान लो इस किस पे निकालना है, अगर मान लो अगर हमें इसके ऊपर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके ऐड करो, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मूव करता हुआ नहीं दिख रहा हमें, लेकिन फिर भी ग्राउंड के फ्रेम में ये मूव करता हुआ दिख रहा है। तो अब एक बात सोचो, ये जो सरफेस और ये सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ऊपर वाले का कोई भी एक्सेलरेशन पॉसिबल है, हाँ या ना, ऊपर वाले का कोई भी एक्सेलरेशन पॉसिबल है, नीचे वाले पे कोई भी एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक बात सोचो, अगर इसको कोई फोर्स मूव करा रहा है तो कौन मूव कराएगा इसको, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इस पे आगे लगेगा, और इस वाले पे किधर की तरफ, पीछे। नेचर कैसा होगा, स्टैटिक। नेचर कैसा होगा, स्टैटिक नेचर होगा, क्योंकि दोनों सरफेस जो है, नेचर कैसा होगा हमारा, स्टैटिक, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ या ना, ये बताओ, क्लियर हो गया सब। एक बार देखो, मैं बोल रहा हूँ, जरा ऐसे सोचो, फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग नहीं हो, यही चाहता है। यहां से देखो, ये इसके ऊपर जब मैं फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं, तो इस केस में इसका कोई भी एक्सेलरेशन पॉसिबल है। अगर मैं कोई भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं तो इसका कुछ भी एक्सेलरेशन पॉसिबल है, लेकिन इस वाले का कोई भी एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, इसको कोई भी मूव नहीं करा रहा है। तो इसको कौन मूव कराएगा, हम बाहर से तो कोई इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर नहीं रहे, तो कौन मूव कराएगा, फ्रिक्शन, क्योंकि वही इन दोनों को क्या रखना चाहता है, साथ रखना चाहता है। ठीक है, तो अब एक बात देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इसके ऊपर है फोर्स, इसको कौन मूव कराएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, आगे की तरफ, इस वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। क्लियर हो गया ये चीज, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग को हमें अपोज करना है। यहाँ पे ये फ्रिक्शन, ये तो आगे मूव कर रहा है, कितने भी फोर्स लगाते जा रहे हैं हम लोग, ये मूव करते जाएगा, लेकिन ये जो सरफेस है, इन दोनों सरफेस को साथ रखने के लिए फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि मैं तुम्हें मूव करा रहा हूं, और इसको, इसका एक्सेलरेशन कम करना चाहेगा, ताकि दोनों हमेशा क्या रहे, एक दूसरे के साथ मूव करते रहे। क्लियर हो गया ये चीज। चलो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट अब क्वेश्चन करते जाओ। मान लो यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर, मान लो ये 10 kg का ब्लॉक हो गया, यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0.2, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं 30 न्यूटन का, और ये एंगल 37 डिग्री। चलो फटाफट यहां से देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है और फ्रिक्शन, हर एक टाइप का एक एक करते जाएंगे। फटाफट एक्सेलरेशन निकालो, फ्रिक्शन निकालो। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन निकालना है ब्लॉक का। चलो अब एक बार देखो, यहाँ पे, यहाँ से देखो, मान लो सबसे पहले तो यहाँ पे सब एफबीडी बना लो। यहाँ पे ये इधर की तरफ कितना लगेगा, 30 cos 37, 30 cos 37, cos 37 यानी 4/5 किसके बराबर, 24 न्यूटन, यही आएगा ना। और ऊपर के डायरेक्शन में कितना, तो यहाँ से अगर देखिए 30 sin 37, 30 sin 37 यानी किसके बराबर, 18 न्यूटन। अब एक बात देखो, इसका अगर एफबीडी बनाए तो नीचे की तरफ 100, ऊपर की तरफ नॉर्मल एन, तो यहाँ से नॉर्मल एन की वैल्यू किसके बराबर, 100 माइनस 18 किसके बराबर, 82 न्यूटन के बराबर। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, पहले ये चीज देखो कि मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है। तो अगर मान लो म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग लेंगे, अगर एक ही दिया है तो दोनों के तौर पे वही यूज कर लेंगे। तो म्यू इंटू एन के बराबर, यानी 0.2 इंटू 82 किसके बराबर, 16.4 न्यूटन के बराबर। अब एक बात देखो,
16.4 न्यूटन, बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर एक्सीलरेशन निकालना हो तो इधर की तरफ फोर्स 24, पीछे की तरफ कितना 16.4 अपॉन कितना, तो मास कितना 10, किसके बराबर 0.76 आ रहा है पक्का। चलो ये 0.7 किसने बोल, किसी ने 7.6 बोले। चलो चलो अगला सवाल करो। मान लो इस ब्लॉक, ये ब्लॉक ले लिया एक 20 kg का, यहाँ पे इधर की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा लेते हैं 20 न्यूटन का ही, ठीक है 20 न्यूटन का, और ये कितना 37 डिग्री। और यहाँ पे जो म्यू एस दे रखा है वो दे रखा है 0.9 और म्यू के दे रखा है 0.8, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन बताना है और फ्रिक्शन बताना है। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन बताओ। कितना 0, फ्रिक्शन कितना आ रहा है 16 ही आया। चलो देखो यार फटाफट यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे पहले एक बात देख लो, सबसे पहले इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ 20 cos 37, 4/5 कितना 16 न्यूटन, और ये किसके बराबर 12 न्यूटन। यहाँ से नीचे की तरफ लगेगा 200, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल एन। तो सबसे पहले चेक करना है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन देख लो तो म्यू एस 0.9 इंटू नॉर्मल किसके बराबर 182 न्यूटन, सॉरी 188 न्यूटन, ये कितना आ रहा है 169.2, ये आ रहा है। अब एक बात सोचो कि एक्सेलरेशन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है किससे, जो एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी 16 या 169.2, 16 न्यूटन, क्योंकि उस सरफेस को साथ रखने के लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत है 16 न्यूटन की, तो उतना ही लगेगा। ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना ये बताओ कितना लगेगा 16 न्यूटन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे। नहीं क्लियर हुआ, एक बात सोचो पहले। मान लो ये हमने देख लिया इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो 169.2। फ्रिक्शन यही चाहता है कि दोनों सरफेस साथ में मूव, सॉरी दोनों सरफेस साथ रहे एक दूसरे से। 179.2 आ रहा है क्या, अरे कुछ भी आ रहा हो, ये 179 हो या 169 हो, वो तो आ तो इसी रेंज में रहा ना। 69 ही आ रहा, चलो 69 ही आ रहा है। अब एक बात सोचो, फ्रिक्शन ये चाहता है कि दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ में रहे। अगर दोनों सरफेस साथ में रहे तो उसके लिए कितने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत है 16 न्यूटन, इसीलिए कितना लगेगा 16 न्यूटन, ठीक है। चलो अगला सवाल करो। ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं 60 न्यूटन का, ये एंगल है 53 डिग्री, ये है 53 डिग्री, मास ले लो 10 kg, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.1, एक काम करते हैं दो ले लेते हैं, म्यू एस 0.1, ये 0.2 ले लेते हैं, और म्यू के 0.1। वही चीज एक्सेलरेशन फ्रिक्शन निकालना है। म्यू के क्यों नहीं लिया लास्ट क्वेश्चन में, बेटा देखो एक बात देखो, म्यू के कब आता है जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। म्यू के कब आता है जब दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, और स्लिपिंग तो शुरू होने के लिए पहले उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, और जब वही क्रॉस नहीं हो रहा है तो वो तो मूव करेगा ही नहीं। चलो देखो अभ्यास, यहाँ से देखिए तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो इधर के डायरेक्शन में आएगा, यही बना देता हूँ मैं, ये कितना 60 cos 53 यानी कितना 36, और इसका इधर के डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा कितना 60 sin 53 यानी 48 न्यूटन, और नीचे की तरफ एक और लग रहा है 100 न्यूटन, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा किसके बराबर
नॉर्मल की वैल्यू 148 न्यूटन, हाँ है ना। नॉर्मल की वैल्यू कितना 148, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, तो म्यू एस इंटू एन यानी 0.2 इंटू 148 कितना आया था ये 29.6 है ना, 29.6 ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब ये कितना है 36 लग रहा है, यानी अब एक बात सोचो 36 न्यूटन लग रहा है और मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन 29.6 यानी स्लिपिंग होगी, और स्लिपिंग होगा तो भाई कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू 0.1 इंटू 148 यानी 14.8 न्यूटन, यानी एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू कितना होगा 36 माइनस 1 14.8 अपॉन कितना 10। कितने लोगों का सही था एक बार बताना ये चीज, कितने लोगों का सही था। नॉर्मल तो 52 होगा, सही बात है। एक बात बताओ, अगर मान लो इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, बेटा आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं देखा ठीक से, मैंने ऐसे फोर्स लगाया था, इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे आएगा तो भाई अपने को और ज्यादा जोर से प्रेस कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट थोड़ी होगा। और वैसे भी ये नीचे अगर मान लो ऊपर की तरफ, ये अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ऊपर नॉर्मल नीचे 148 इक्वल्स टू 0 वही आएगा। चलो अगला सवाल, ये मान लो 10 केजी का ब्लॉक, यहाँ से म्यू एस 0.2, म्यू के 0.1 और इधर की तरफ फोर्स 200 न्यूटन, वही एक्सेलरेशन फ्रिक्शन। चलो देखो यार यहाँ पे, यहाँ से देखें तो नीचे तो एक 100 न्यूटन का सॉरी mg लगेगा जो कि 100 न्यूटन, ये 200, तो ये जो रहेगा ये नॉर्मल का काम करेगा, यानी नॉर्मल किसके बराबर 200 न्यूटन, जितने से आप प्रेस करोगे बॉल उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कितना, तो 0.2 इंटू कितना 200 यानी किसके बराबर 40 न्यूटन, नीचे लग कितना रहा है 100 न्यूटन, स्लिपिंग होगी यानी कौन सा फ्रिक्शन आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो किसके बराबर, तो 100 माइनस कितना सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर, तो 0.1 इंटू 200 कितना 20 न्यूटन, यानी एक्सेलरेशन किसके बराबर फ्रिक्स 80 अपॉन कितना 10 के बराबर, यानी कितना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बार देखो यार इसमें एक और वेरिएशन क्या आ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा हुआ तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, क्या ऐसे सवाल हो जाएंगे सभी से, ये हो जाएगा या करा दे एक सवाल, ये हो जाएगा जैसे मान लो कोई भी वैल्यू दे दी इनने, हो जाएगा ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इस सरफेस के ऊपर एक कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हैं हम लोग किसी थीटा एंगल पे, ये एम मास का ब्लॉक है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। एफ की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसके लिए एफ मिनिमम क्या होगा जब ये ब्लॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट होगा। एफ मिनिमम इक्वल्स टू व्हाट, व्हेन ब्लॉक विल स्टार्ट टू मूव, व्हेन ब्लॉक विल स्टार्ट टू मूव। ट्राई करोगे या बता दे इसको, चलो देखो अब यार यहां से देखते हैं हम लोग, इसका अगर एक कंपोनेंट अगर हम इधर की तरफ कैलकुलेट करें क्या आएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या आएगा एफ साइन थीटा के बराबर, ठीक है। ऊपर एक और कौन सा फोर्स लगेगा नॉर्मल, और नीचे की तरफ mg, ठीक है। अब एक बात सोचो कि अगर ये मूव करना है, यानी अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, हाँ है ना। ये पहले बताओ लाइन समझ आया कि अगर ये मूव करना है यानी जो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए या उसके जस्ट बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एफ मैक्सिमम, या ऐसे लिख लो एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू
एफ मैक्स, हाँ है ना। ये लाइन समझ आया तो फटाफट बोलो, क्योंकि इसके बाद इक्वल्स टू मतलब इस वो रहता है कि जस्ट उस समय वो मूव करने की टेंडेंसी में आ जाता है, इसलिए वो इक्वलिटी वाला ले लेते। क्लियर ये चीज? एक बार देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक बार सोचो, ये जो सरफेस पे अगर मान लो अगर कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, इधर की तरफ अगर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से जस्ट ज्यादा या बराबर होना चाहिए, तभी तो ये मूव कर पाएगा, हाँ है ना। ये 20 न्यूटन जो मैं लगा रहा हूँ इस फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा जस्ट ज्यादा या जस्ट उसके इक्वल होना चाहिए, तो एक आएगा कि हाँ ये मूव कर सकता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके, तो एफ मैक्स के। यानी हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ मैक्स की वैल्यू किसके बराबर, एफ मैक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू इनटू एन। ठीक है, अब एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हम एन की वैल्यू किसके बराबर, एम जी माइनस कितना, एफ साइन थीटा के बराबर, यही आएगा। तो चलो उठा के यहाँ पे पुट कर दो, कितना आएगा, तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो म्यू इनटू कितना, एम जी माइनस म्यू इनटू एफ साइन थीटा के बराबर, यही आएगा। हमें फोर्स एफ की वैल्यू निकालनी है, उसको इधर लाते हैं तो क्या मिलेगा, एफ कॉमन ले लेते हैं, उसको इस साइड ला करके कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू इनटू एम जी। कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको इधर ला करके एफ कॉमन ले लिया मैंने, यानी एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर। चलो अब एक बार देखो, ये तो आ गया अपने पास म्यू थीटा वगैरह के बारे में। अगर मान लो कभी हमें अगर थीटा नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, तो एक बार सोचो, अगर एफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, क्या ये डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ है ना। क्या अगर हमें मान लो कि f की मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए, तो क्या डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम, यानी लेट y इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर, तो dy बाई डी थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। मैक्सिमम मिनिमा का यही कॉन्सेप्ट है। तो dy बाई डी थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0, यहां से निकालते हैं ये कितना, माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, यानी किसके बराबर, तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। यानी यहां से एक बार देखो कि अगर हम फोर्स लगाना चाहते हैं, मिनिमम फोर्स से अगर मूव कराना चाहे तो कितने एंगल पे मूव लगाना पड़ेगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। हमें अगर वैल्यू निकालनी केवल म्यू के टर्म में, तो एक बार देखो tan थीटा इक्वल्स टू क्या ऐसा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी म्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यही आएगा भाई, हाँ या ना, ये बोलो। यहाँ से देखो एफ मिनिमम की वैल्यू अगर निकाले, या ऐसे देख लो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू 1 प्लस दिस वन, और साइन थीटा की वैल्यू म्यू अपॉन दिस वन, यानी ये कितना आने वाला है यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहां से देखो क्या लिख सकते हैं इसको, ये दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा, तो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, तो म्यू एम जी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके, तो म्यू एम जी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर के, और कितने एंगल पे लगना चाहिए, तो tan थीटा इक्वल्स टू किसके, म्यू के। बेटा कहाँ से रिपीट करना है ये बता दो,
हाँ, कहाँ से रिपीट करना है ये बताओ, पूरा ही रिपीट करना है? अच्छा, एंगल से। यहाँ से देखो कुछ नहीं किया बेटा मैंने, एक बार देखो f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ तक तो आ गया होगा, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन था ये, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f। नॉर्मल में ए बी ऐड क्यों किया, ए बी कहाँ लिखा था मैंने यार, नॉर्मल में बेटा ऐड नहीं किया था मैंने, ध्यान से देखो उसमें, यहां से मैंने क्या किया, f का इधर कंपोनेंट एक f साइन थीटा लिया था, ये ऊपर एक नॉर्मल और नीचे mg, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में तो ऐड ही करेंगे ना, वहां पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, एफ मैक्स निकालना हो तो बेटा एफ मैक्स तो जितना लगा सकते हो उतना लगा देंगे ना। एक बात बताओ, अगर एक ब्लॉक को मूव कराना है तो बोले कितना ज्यादा फोर्स लगा दे, जितना तुम्हारे पास हो लगा सकते हो, जितना ज्यादा फोर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर मान लो मैं इसी को मूव कराना चाहूँ तो यार जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेट होगा, तो मैक्सिमम तो निकालने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से देख लो एक बार, मैंने क्या बोला कि एफ शुड बी ग्रेटर देन ये वाली चीज, अगर ये मिनिमम चाहिए तो उसके लिए ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। अब एक बार देखो, अब ये मैक्सिमम के लिए मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करके tan थीटा मिल गया, यानी वो एंगल मिल गया जिसपे ये जो मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो मिनिमम होगा, और ये वाला मैक्सिमम। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, 10th क्लास में आपने इस तरह का कुछ तो किया ही होगा, यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लिया और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू उठा के पुट कर दी, ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर आया, इससे रूट से रूट ये कैंसिल आउट होगा, यही आएगा, ठीक है। यानी एफ मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर, एफ मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू एम जी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर के, ठीक है। अब एक देखो, अब एक सवाल कर लिख लो आप लोग, एक क्वेश्चन लिख लो, वैसे है ये भी डेरिवेशन टाइप ही, लेकिन आप लोग ट्राई करके आना। ये कैपिटल एफ है और ये एंगल थीटा है, ये स्मॉल एम मास, यहाँ पे म्यू, एफ की अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सो दैट ब्लॉक विल मूव, सो दैट ब्लॉक विल मूव, और इसी से हमें पता चलेगा कि पुलिंग जो होता है वो आसान होता है या पुशिंग जो होगा वो आसान होगा। बैक दिखा दो एक बार, चलो देख लो एक बार, कोई नहीं, एक बार बस इसका डेरिवेशन मतलब इसका एफ की वैल्यू आप लोग निकाल लेना, उससे पता चल जाएगा। कैपिटल एफ की वैल्यू निकाल ली है जिससे कि ब्लॉक जो हो वो मूव करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है।